गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है टीडीएस अंडर जीएसटी। टीडीएस की जो फुल फॉर्म है वो है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, और जीएसटी में इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, किसकी ये लाइबिलिटी बनती है और कितने परसेंट से टीडीएस काटना है, आज हम इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा आता है व्हाट इज टीडीएस। टीडीएस होता क्या है? Tax deducted at source is one of the ways to collect tax based on certain percentage on the amount payable by the receiver on goods services। यहाँ से समझते हैं इसको। ये कह रहा है कि टीडीएस एक वे है, तरीका है टैक्स को कलेक्ट करने का बेस्ड ऑन सर्टेन परसेंटेज। कुछ परसेंटेज रहेगी, उस पर ये बेस्ड रहेगा। अमाउंट पेबल बाय द रिसीवर, जो अमाउंट रिसीवर सप्लायर को पे करेगा, किस पर पे करेगा? जो उस सप्लायर ने गुड्स और सर्विसेज रिसीवर को प्रोवाइड की है उसके बदले में उसको कुछ पेमेंट सप्लायर को देनी होती है। और जब वो सप्लायर को पेमेंट करेगा तो वो पेमेंट पूरी ना करके उसमें से कुछ परसेंट जीएसटी के रूप में डिडक्ट कर लेगा, उसी को टीडीएस जो है बोला जाता है। कैसे, इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए यहाँ पर एक सप्लायर है और वो सप्लाई करता है बी को गुड्स। तो यहाँ पर बी जो है सप्लाई करेगा क्या? पेमेंट करेगा, पे करेगा बी ए को। तो मान लीजिए 1,00,000 रुपया पे करना है बी को गुड्स की सप्लाई के बदले में। तो यहाँ पर गवर्नमेंट कहती है कि टीडीएस होता क्या है? टीडीएस वो है कि 1,00,000 रुपया आप ए को एज इट इज़ पे मत करें, 1,00,000 रुपये में से आप जीएसटी जो है डिडक्ट कर लें, और बी जो जीएसटी डिडक्ट करेगा उस जीएसटी को आप ही गवर्नमेंट के खाते में सबमिट करवाएंगे, जमा करवाएंगे। तो यहाँ पर बी की लाइबिलिटी बना दी गई। ये किया क्यों? ये इसलिए किया गया, बजाय इसके कि बी ए को पेमेंट करता 1,00,000 रुपए की, फिर ए जो है जीएसटी उसमें से डिडक्ट करता और जीएसटी डिडक्ट करने के बाद फिर गवर्नमेंट के खाते में जमा करवाता, तो डिले होता है इस सारी प्रोसेस में, और कर की चोरी भी जो है इसमें पॉसिबल रहती है। तो यहाँ पर बी की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी या लाइबिलिटी जो है इम्पोज की गई है कि आप जो है क्या करें कि आप पेमेंट जो है ए को सीधे तौर पर ना करें, उसमें से जीएसटी जो है डिडक्ट कर लें, और जीएसटी डिडक्ट करने के बाद वो आप जो है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में गवर्नमेंट के खाते में जमा करवाएं। आगे के कंसेप्ट चलते हैं, उसको करते हैं। आगे हमारा आता है हु कुड बी लाइबल टू डिडक्ट टीडीएस अंडर जीएसटी लॉ, कि कौन सी ऐसी पार्टी हैं, कौन लाइबल है जीएसटी के स्ट्रक्चर में जो टीडीएस जो है डिडक्ट कर सकता है। सभी पर्सन जो है, सभी एसएससी जो हैं जीएसटी के अंतर्गत टीडीएस काटने के लिए उत्तरदायी नहीं होते। कुछ एक कैटेगरी हैं, उनको हम स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहली जो कैटेगरी आती है वो है ए डिपार्टमेंट और एन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। तो सीधे तौर पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, इनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो टीडीएस डिडक्ट करें। सेकंड, लोकल अथॉरिटी। थर्ड, गवर्नमेंटल एजेंसी, कोई भी गवर्नमेंट की एजेंसी। और फोर्थ जो है हमारा इसमें आता है सच पर्सन्स और कैटेगरी ऑफ पर्सन्स एज मे बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट। कोई भी ऐसी कैटेगरी जो नोटिफाइड हो, बाद में जीएसटी काउंसिल अगर कोई मीटिंग के तहत कोई निर्णय ले कि भाई इन तरह की कोई पर्सन्स की कैटेगरी जो है जीएसटी में टीडीएस काटने के लिए उत्तरदायी होगी, तो वो भी जो है इसमें यहाँ पर शामिल कर ली गई है। तो मोटे तौर पर चार चीज़ें हैं: सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट एजेंसी और नोटिफाइड पर्सन्स, गवर्नमेंट जिनको नोटिफाई करे। तो इनकी लाइबिलिटी है कि वो टीडीएस जीएसटी के अंतर्गत डिडक्ट करें। As per the latest notification dated
13 सितंबर 2018 को एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो है आया है, उसमें कुछ एक कैटेगरी और जो है इंक्लूड की गई हैं, एंटिटी जो है इंक्लूड की गई है जिनकी लाइबिलिटी बनती है टीडीएस डिडक्ट करने की। वो कौन कौन सी है? पहले नंबर पे आती है एन अथॉरिटी और ए बोर्ड और एनी अदर बॉडी विच हैज बीन सेटअप बाय पार्लियामेंट। कोई ऐसी बॉडी जो कि पार्लियामेंट के थ्रू सेटअप की गई है और बाय ए गवर्नमेंट, एक गवर्नमेंट के तहत एस्टेब्लिश की गई है, और उसके बाद ये कह रहा है विद 51% इक्विटी कंट्रोल्ड ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, जिसमें 51% से इक्विटी कैपिटल में गवर्नमेंट की हिस्सेदारी हो। कोई भी ऐसा बोर्ड, कोई भी ऐसी अथॉरिटी, कोई भी ऐसी बॉडी, या तो वो पार्लियामेंट के थ्रू एस्टेब्लिश की गई है या फिर गवर्नमेंट के थ्रू एस्टेब्लिश की गई है, जिसमें 51% से ज़्यादा की हिस्सेदारी शेयर कैपिटल में गवर्नमेंट की हो। ये 13 सितंबर 2018 के बाद नोटिफिकेशन के तहत इंक्लूड की गई है, जिम्मेदारी डाली गई है टीडीएस काटने की। दूसरे नंबर पर आता है ए सोसाइटी एस्टेब्लिश बाय द सेंट्रल और एनी स्टेट गवर्नमेंट और अ लोकल अथॉरिटी एंड द सोसाइटी इज रजिस्टर्ड अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट। किसी भी तरह की कोई भी सोसाइटी जो कि सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी के अकॉर्डिंग जो है रजिस्टर्ड हो। उसके बाद पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग PCU जो है आपकी, वो भी 13 सितंबर 2018 के बाद जो है इंक्लूड कर ली गई है कि उनकी टीडीएस काटने की जिम्मेदारी बनती है। व्हेन विल द लाइबिलिटी टू डिडक्ट टीडीएस, लाइबिलिटी जो है कब बनेगी टीडीएस डिडक्ट करने की? ये ऐसा नहीं है कि आप 1 रुपये की सप्लाई कर रहे हो तो आपको टीडीएस काटना ही है, कुछ प्रोविजन और भी हैं। वो प्रोविजन क्या है इसको देख लेते हैं। TDS is to be deducted at the rate of 2% on payment made to the supplier of taxable goods and or services where the total value of such supply under an individual contract exceed 2,50,000 rupees। सीधे तौर पर कह रहा है कि अगर सप्लायर जो है रिसिपिएंट्स को कोई सप्लाई कर रहा है और वो 2.5 लाख रुपए से एक इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट के तहत जो है हो जाती है, 2.5 लाख से ज़्यादा होनी चाहिए, तो उस पर जो है रिसीवर जब पे करेगा सप्लायर को तो वो जो है टीडीएस डिडक्ट करेगा। और रेट जो रहेगी टीडीएस की वो 2% रहेगी, जिसमें 1% CGST के लिए और 1% SGST के लिए रहेगी। उसके बाद कह रहा है नो डिडक्शन ऑफ टैक्स इज रिक्वायर्ड व्हेन द लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई इज डिफरेंट फ्रॉम द स्टेट ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ द रिसिपिएंट। अगर प्लेस ऑफ सप्लाई और आपकी लोकेशन ऑफ सप्लायर सेम है बट रिसिपिएंट जो है वो अलग स्टेट में बैठा हुआ है, वो डिफरेंट है दोनों चीज़ों से, प्लेस ऑफ सप्लाई से भी और लोकेशन ऑफ सप्लायर से, तो उस केस में आपके ऊपर जो है GST के अंतर्गत आपको टीडीएस नहीं काटना। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको। मान लीजिए सप्लायर A जो है हरियाणा में है आपका, और प्लेस ऑफ सप्लाई भी हरियाणा है और रिसिपिएंट भी हरियाणा से है, तो ये जो है आपकी इंट्रा स्टेट सप्लाई मानी जाती है और इसमें टीडीएस जो है आपको डिडक्ट करना पड़ेगा। दूसरी तरफ अगर हम बात करें, सप्लायर अगर हरियाणा से है, प्लेस ऑफ सप्लाई भी हरियाणा से है और आपका जो रिसिपिएंट है वो डिफरेंट है, यानी कि देखो सप्लायर A हरियाणा से है, प्लेस ऑफ सप्लाई भी हरियाणा से है, दोनों सेम है, सेम चीज़ है और सेम स्टेट है, और आपका जो रिसिपिएंट है वो है कर्नाटका से बिलोंग करता है, डिफरेंट है प्लेस ऑफ सप्लाई से भी और सप्लायर की लोकेशन से भी, तो इस केस में टीडीएस शैल नॉट बी डिडक्टेड, टीडीएस जो है डिडक्टेड नहीं होगा। उसके बाद हम बात करते हैं एक और केस की, वो है आपका अगर सप्लायर हरियाणा में है, आपका लोकेशन ऑफ सप्लायर हरियाणा और प्लेस ऑफ सप्लाई पंजाब है, प्लेस अलग हो जाए, उस केस में भी ये इंटरस्टेट सप्लाई मानी जाएगी और टीडीएस जो है डिडक्ट किया जाएगा। तो ये भी एक केस है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। What are the registration requirement for the TDS deductors? A person who is liable to deduct TDS has to compulsory register and there is no threshold limit for this। ये सीधे तौर पर कह रहा है कि कोई ऐसा पर्सन जो लाइबल है TDS डिडक्ट करने के लिए, उसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन जो है करवाना पड़ेगा। कंपलसरी रजिस्ट्रेशन मतलब उसको GSTIN नंबर लेना पड़ेगा।
और गवर्नमेंट से जीएसटी नंबर लेने के बाद उसकी लाइबिलिटी बन जाती है कि अगर वो 2.5 लाख रुपए से एक इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट के तहत सप्लाई करता है 2.5 लाख से ज़्यादा, तो उसको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि इसमें सुजेस्ट की गई कुछ पार्टीज, गवर्नमेंट अथॉरिटी, सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट एजेंसीज, इन पार्टीज की लाइबिलिटी यहाँ पर बन जाती है। और कोई भी थ्रेशोल्ड लिमिट जो है नहीं देखी जाएगी, जैसे कि हम करते आए हैं 2040 के केस में कि 20 लाख से ज़्यादा अगर सप्लाई होगी तो ही रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। रजिस्ट्रेशन के चैप्टर में हमने पढ़ा था। 40 लाख रुपए से ज़्यादा गुड्स के केस में हमने पढ़ा था। तो ये हमने सब जब किया था कि अगर इस तरीके की सप्लाई रहती है तो ही रजिस्ट्रेशन करवाना होता था। बट अगर टीडीएस काटने की किसी की जिम्मेदारी बनती है, लाइबल है वो टीडीएस काटने के लिए, तो उसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन जीएसटी में करवाना पड़ेगा। आगे चलते हैं। व्हेन एंड टू whom शुड द टीडीएस बी पेड, कब और किसे जो है टीडीएस पे करना चाहिए। टीडीएस शैल बी पेड विद इन 10 days फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच टैक्स इज डिडक्टेड। ये सीधे तौर पर कह रहा है कि जिस महीने में टीडीएस डिडक्ट किया गया है उससे अगले महीने के 10 दिनों के अंदर अंदर आपको टीडीएस गवर्नमेंट के खाते में जमा करवा देना चाहिए। तो सीधे तौर पर मान लीजिए आपने जो है मार्च महीने में टीडीएस डिडक्ट किया है, तो सीधे तौर पर ये कह रहा है कि अप्रैल महीने के 10 तक, अप्रैल 10 तक आपको जो है टीडीएस गवर्नमेंट के यहाँ पे जमा करवा देना चाहिए। अगर हम बात करें द पेमेंट शैल बी मेड टू द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, और जो पेमेंट करनी है वो गवर्नमेंट को करनी है टीडीएस की। और गवर्नमेंट का यहाँ पर जो मीनिंग है वो भी क्लियर कर देते हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट इन केस ऑफ द आईजीएसटी एंड द सीजीएसटी। अगर आईजीएसटी है और सीजीएसटी है तो वो जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, और स्टेट गवर्नमेंट इन केस ऑफ द एसजीएसटी, एसजीएसटी है अगर तो वो जाएगी स्टेट गवर्नमेंट के पास। तो दो बातें इसमें यहाँ पर हमने सीखी, किसको और कब टीडीएस जो है पे करना है। अगर कब की बात आती है वो है अगले महीने की 10 तारीख तक, और किसको करना है, वो करना है पे गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को आईजीएसटी और सीजीएसटी, और स्टेट गवर्नमेंट को एसजीएसटी। How will the value of supply on which TDS shall be deducted be considered? जो आप सप्लाई करोगे, कोई भी सप्लायर जो सप्लाई करेगा, जो 2.5 लाख की यहाँ पर जो बात हो रही है, 2.5 लाख से ज़्यादा जो है सप्लाई एक इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट के तहत होनी चाहिए, तो उस 2.5 लाख की वैल्यू जो है कैसे कंसिडर करनी है, किस तरीके से लेनी है, उसकी यहाँ पर बात हो रही है। देखते क्या है इसमें। For purpose of deduction of TDS, the value of supply is to be taken as the amount excluding the tax indicated in the invoice. जो इनवॉइस में वैल्यू ऑफ सप्लाई दी गई है उसमें से एक्सक्लूड कर देने हैं टैक्स। टैक्स कौन कौन से, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। आईजीएसटी, सीजीएसटी आपको ये सारे एक्सक्लूड करके जो वैल्यू ऑफ सप्लाई होगी उसको आपको लेना है, उस पर 2% टीडीएस जो है लगाना है। फॉर एग्जाम्पल, सप्लायर सोहन makes a supply worth ₹5,000 to मोहन। सोहन मोहन को 5,000 रुपए की सप्लाई करता है। द रेट ऑफ जीएसटी इज 18%। जीएसटी की जो रेट है वो 18% है। व्हेन मोहन पे सोहन, जब मोहन पे करेगा सोहन को, यहाँ पर जो मोहन है वो है रिसिपिएंट, ही विल पे ₹5,000 वर्थ ऑफ सप्लाई। 5,000 रुपये तो सप्लाई के पे करेगा वो, उसके बाद प्लस 900 रुपये जीएसटी के पे करेगा। 5,000 रुपये पर जीएसटी लगेगा। 5,000 रुपये पर क्या लगेगा, जीएसटी इम्पोज हो जाएगा। 5,000 रुपये पर जीएसटी इम्पोज होगा 18% से, तो वो बनेगा आपका 900 रुपया। तो टोटल जो पेमेंट होगी वो होगी आपकी 5,900 रुपया। अभी यहाँ पे समझिए। फिर उसके बाद बात आती है टीडीएस जो लगेगा वो लगता है, आपकी जो रेट होती है वो होती है 2%। तो 2% टीडीएस की रेट होती है। तो जीएसटी एक्सक्लूड करके आपको टीडीएस की रेट जो है वैल्यू ऑफ सप्लाई पर लगानी है। यानी कि आप 5,900 रुपये पर 2% नहीं चार्ज करोगे, आप सीधे तौर पर 5,000 रुपये पर 2% टीडीएस जो है चार्ज करोगे।
तो यहाँ पर जो 100 रुपये TDS के काटे जाएंगे वो 5,000 रुपये की वैल्यू पर काटे जाएंगे, एक्सक्लूड हो जाएगा आपका GST। आगे चलते हैं। विच फॉर्म इज रिक्वायर्ड टू फाइल द TDS रिटर्न। TDS की जो रिटर्न जो है आपको फाइल करनी होती है, बताना होता है, ब्यौरा देना होता है एक रिटर्न में कि हमने जो है इतना TDS काटा है, उसका जो फॉर्म है वो नंबर क्या रहेगा। तो सीधे तौर पर वो ये बता रहा है द पर्सन डिडक्टिंग टैक्स इज रिक्वायर्ड टू फाइल ए TDS रिटर्न इन फॉर्म GSTR 7। GSTR 7 में जो है TDS की रिटर्न जो है फाइल की जाती है, और जो टाइम पीरियड है वो है विद इन 10 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ, यानी कि जिस महीने में TDS काटा गया उससे अगले महीने की 10 तारीख तक आपको ये रिटर्न भी भरनी होती है। थैंक यू सो मच।